फर्स्ट प्रॉपर्टी, if rows and column of determinant, if rows and columns of determinant are interchanged, then value of determinant remains same. Value of determinant remains same. यदि हम रो और कॉलम को डिटरमिनेंट को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वही का वही रहेगी। या इसको हम एक तरह से और बोल सकते हैं, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, then determinant A transpose equal to determinant n। यदि हम इसको दूसरी तरह से बोले हैं कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो बेटा A ट्रांसपोज का मैं डिटरमिनेंट निकालूं या A का डिटरमिनेंट निकालूं, दोनों का डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। If A is a square matrix of order n, then determinant A transpose equal to determinant A। पहली प्रॉपर्टी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें कोई दिक्कत। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो, if any two rows, if any two rows ब्रैकेट में कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर interchanged, then value of determinant changes by minus sign only, then value of determinant changes by minus sign only। भाई हमने या तो कोई भी दो रो इंटरचेंज कर दी या दो कॉलम इंटरचेंज कर दी तो साइन माइनस से चेंज होगा। जैसे एग्जांपल, सपोज ये ए मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये कौन सा रो है, ये थर्ड रो है, ये कौन सी कॉलम है। अब सपोज आप कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर दो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ R1 और R3 को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, मतलब R1 की जगह R3 रख दी, R3 की जगह R1 रख दी। तो रखो, देखो सपोज ये बी मैट्रिक्स है, ये R3 ऊपर आ गया और R1 नीचे आ गया, ये बी डिटरमिनेंट हो गया आपका। तो हम क्या बोलेंगे, जो आपका डिटरमिनेंट बी आएगा ना बेटा, वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए आएगा। इसका मतलब माइनस साइन के इक्वल होगा। जैसे आप दो रो को इंटरचेंज करोगे माइनस साइन आ जाएगा, फिर दो रो को दो कॉलम को इंटरचेंज करो फिर माइनस साइन आ जाएगा। तो हर बार माइनस साइन आता जाएगा जब भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करो। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला। अभी एक और एग्जांपल देके समझा दूंगा, पहले इतना लिख लो। तो आपका जो डिटरमिनेंट बी है वो माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए होगा। डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए।
मैंने सपोज C1 और C2 को इंटरचेंज किया, ये आपका C1 है और ये, तो बेटा मैं माइनस आगे लगा दूंगा ऐसे, बाकी एजेस हमने C1 और C2 को इंटरचेंज किया तो बाहर क्या आ गया बेटा, माइनस। फिर अब मैं क्या कर रहा हूं, R1 और R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं। R2 कौन सा है, ये, और R3 कौन सा है, ये। फिर इंटरचेंज करेंगे तो फिर माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो मैं इसको आगे क्या लिखूंगा, ये R3 को यहां लिख दूंगा, R2 को यहां लिख दूंगा। तो ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा, यदि मैं इसका डिटरमिनेंट निकालू और इसका डिटरमिनेंट निकालू, दोनों का डिटरमिनेंट क्या आएगा, सेम। इसका डिटरमिनेंट निकाला और इसका निकाला तो अंतर किसका आएगा, माइनस है। इसका मतलब कभी भी आप दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है, लिख लो। वैसे ये काम आएगी नहीं तुम्हारे, ये वाली प्रॉपर्टी, लेकिन सिर्फ आपके आइडिया के लिए बता रहा हूँ ताकि कहीं पे भी यूज में आए तो आपको पता रहे। जैसे हम अभी आगे जेई मेंस के क्वेश्चंस करेंगे तो कहीं आपको यूज आ गया, फिर मैं बोलूंगा माइनस साइन आएगा तो आप लोग कहाँ से आया, तो पहले प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी सीबीएसई में काम नहीं आएगी, ये वाली प्रॉपर्टी सीबीएसई में काम नहीं आएगी। किसी को भी करो, दो को करना है, ऐसा नहीं है एक रो और एक कॉलम इंटरचेंज, वो नहीं होगी। रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, कॉलम को कॉलम के साथ कर सकते हो, चाहे कोई सी भी रो करें, कोई दिक्कत। कभी भी चेंजेस होगा तो माइनस साइन आएगा, ये। If elements of any two rows ब्रैकेट में columns are identical, then value of determinant will be equal to 0. If elements of any two row or column of a determinant are identical, then value of determinant will be equal to 0. आपको उसको निकालने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर डायरेक्ट 0 आएगा। एग्जाम्पल -347,612 -347। तो बेटा देखते ही मैं क्या बोल दूंगा, इसका आंसर कितना है, 0, क्योंकि कौन कौन सी रो आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आइडेंटिकल है, एक जैसी। -347 -347, इसलिए इसका वैल्यू 0 आ गया। दीपांग, प्रशांत, क्लियर है। और देखो
ऐसी प्रॉब्लम भी आती है। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा, सेम आ रहा। तो मैं क्या करूं, R2 में क्या ऐड कर दूं, ऐसे ऐड कर सकते हो। R2 में क्या अप्लाई कर दिया, R2 प्लस, मतलब ये R2 है, ये R3 है, इन दोनों को ऐड करके लिख दो। ठीक है, 1 मार्क में आएगा, ऐसे लिखने के लिए नहीं आएगा। अब देखो इसको, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, ऐड करो इन दोनों को, बाकी नीचे वाला है। तो इसका आंसर 0, क्योंकि R1 और R2 क्या आ गई, आइडेंटिकल। इस तरह से ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, 0, लिख लीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि यदि कोई भी दो रो एक जैसी आ जाए या दो कॉलम एक जैसी आ जाए, जरूरी नहीं है कि रो ही आए, कॉलम भी एक जैसी आ जाएगी तो भी 0 हो जाएगा। R1 और R3 आए तो भी कोई आइडेंटिकल, R2 R3 आए तो भी आइडेंटिकल। हाँ, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। वो अलग बात है कि अपने कोर्स से हट गया, अब ये पहले था, अब नहीं बचा है। अब तो सिर्फ जनरल बचा है, ये जितना जनरल करवा रहा हूँ ना बस। नहीं तो पहले तो पूरा प्रूव वाला था, लास्ट ईयर से पहले। ये तो बहुत आसान कर दिया सीबीएसई ने, ये इसका पूरा प्रूफ हटा दिया। नहीं तो ये पहले प्रूव करना होता था पहले पूरा। बोलो इसका वैल्यू सेम आ रहा है। कौन कौन सी कॉलम आइडेंटिकल आ रही है, C2 एंड C3। इसको C2 बोलेंगे, कॉलम 2, कॉलम 3। इसलिए इसका वैल्यू 0, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। तो यहां से ये प्रॉपर्टी पता लगी कि भाई कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा। यहां तक लिखो बेटा।
बेटा R1 R2 R3 में दिक्कत है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये जो पहली रो है ये कहलाती है R1, ये पूरी R2 कहलाती है, ये कहलाती है R3। बाकी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये काम आएगा ही नहीं तुम्हारे, क्योंकि ये चीज हट चुकी है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये आपका आएगा C1, ये आएगा C2 और ये आएगा C3। अब मैंने क्या करा है इस वाली क्वेश्चन में, जैसे ये रहा, ये कौन सा R2 है, ये पूरी क्या है R2 है, ये क्या है, तो R2 और R3 को ऐड कर दिया मैंने। ये ऐसा कर सकते हो आप। और किसमें लिखा, R2 x+y लिख दिया, बाकी एज इट इज। तो ये दोनों रो सेम हो गई कि नहीं हो गई, दोनों रो सेम हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। उसमें समझ में आ गया, C1 और C2 और C3। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, if all the elements of any row or column, if all the elements of any row or column are 0, if all the elements of any row or column are 0, then value of determinant will be equal to 0. Then value of determinant will be equal to 0. तो बेटा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। बोलो इसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। क्यों 0, क्योंकि कौन कौन 0 आ रहा है, C2 0 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर C2 0 आ रहा है, इसलिए आंसर 0। पूरी कॉलम या पूरी रो, एक कॉलम या एक रो, जैसे ऐसा आ गया। अब इसका वैल्यू 0, क्यों 0 बेटा, इसका वैल्यू R3 0 है, अगले वाले एग्जांपल में R3 0, इसलिए 0 आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 5, फिर 6 और 7 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस पर क्वेश्चन बनता है। पहले 5 लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 5, 8 है, लिखो प्रॉपर्टी ऑफ नंबर 5, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ skew symmetric matrix of odd order is always equal to 0. Determinant of skew symmetric matrix of odd order is always equal to 0. Determinant of skew symmetric matrix of odd order is always equal to 0. ऐसे ये मैट्रिक्स। अब मैंने आज क्या बताया था बेटा, ध्यान से देखना, ये डायगोनल एलिमेंट 0 आ रहा है, ये क्या लिखना है, इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, तो इसका डिटरमिनेंट को सब मैंने डेल्टा से डिनोट किया, तो इसका डेल्टा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, क्योंकि कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट है ये, 3 ऑर्डर।
और 3 मतलब ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा तो 0। एक और एग्जांपल लिख लो। इसका भी डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा? 0, क्योंकि ये भी स्क्विज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या लिख रहा है बेटा? तो ये क्या हो गया? बी माइनस, सब माइनस का है। तो दीज आर द डिटरमिनेंट ऑफ स्क्विज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर। तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? निकालने की जरूरत नहीं है, 0 आएगा। प्रॉपर्टी 6 मैंने कल बता दी थी, तुम्हें भी आज बता दी थी दोनों को। इफ A is a square matrix of order n, then determinant K will be equal to K की power n determinant, then determinant K equal to K की power n determinant। डिटर्मिनेंट ऑफ -3a, तो बेटा ऑर्डर 3 है तो -3 का क्यूब बाहर आ गया, -3 का क्यूब -27, और डिटर्मिनेंट है -7, कितना आ गया? 189। तो इसका वैल्यू आ गया 180। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 पढ़ाने से पहले दो चीज बता रहा हूं, और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी पे 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, जो मैं अगला वाला पार्ट बताऊं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे आप, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। फिर प्रॉपर्टी नंबर 7 इसको बताने के बाद बताएंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, लिखो भाई। 2 into 2 मैट्रिक्स, सबसे पहले मैं 2 into 2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। अब बेटा कोई लिखना मत, पहले समझ लो। माइनर ऑफ, इसका नाम क्या है बेटा? A11, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? M11।
इसका माइनर होगा, इसकी रो और कॉलम हटाओ, क्या बचा? तो ये इसका माइनर हो गया। माइनर का मतलब ये होता है। अब जैसे मैं M12 निकाल रहा हूँ, 12 मतलब ये वाला है, तो इसका माइनर क्या हो गया? 5। फिर M21 निकाल रहा हूँ, और M22 माइनस, ये इसका माइनर हो गया। क्लियर यहां तक? अब कोफैक्टर में क्या होता है ये समझो। कोफैक्टर, ये तो मैंने निकाला माइनर। कोफैक्टर जिसको मैं या तो C11 से डिनोट करूंगा या कैपिटल A11 से। जैसे एनसीईआरटी में कैपिटल ए दे देता है, और जनरली आपके एग्जाम में क्या आता है? सी आता है। एक ही बात है। अब जैसे मुझे C11 निकालना है, तो ये एक्चुअल में ये होता है -1 की पावर, यहाँ क्या लिख रहा है? 1+, ये 1 1 है इसलिए क्या लिख रहा है? 1+1। और बाकी क्या आएगा? जो माइनर आएगा। तो -1 की पावर 2 प्लस, और M11 कितना आ रहा है तुम्हारा? तो आपका C11 भी कितना हो गया? 4। तो लेकिन इतना काम नहीं करना हमें। अब देखो मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। मुझे क्या निकालना है? C12। बोलो इन दोनों को ऐड करो, ओड आ रहा है, इवन आ रहा है? ओड पे माइनस आएगा, और इसका माइनर क्या आ रहा था? तो हमारा C12 क्या हो गया? -2। C21 ऋषभ, 2+1 कितना होता है? 3। ओड है इवन है? माइनस। और C21 कितना आ रहा है? 7। फिर C22 4 प्लस आएगा, और क्या आ रहा है? माइनस। मतलब यदि इन दोनों का सम इवन आ रहा है तो प्लस लगाओगे, और ओड आ रहा है तो माइनस लगाओगे। और बाकी माइनस निकालने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अब जैसे मुझे इसका डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना है, इसका C11 1+1 2 इवन है तो +4। इसका 1 2 -5 2 1 ओड -7 2 2 प्लस -3। तो ये इसके कोफैक्टर। तो 2 × 2 में तो दिक्कत नहीं आती, 3 × 3 इंपॉर्टेंट, लिख लो उसको। तो ये कहलाता है माइनर और कोफैक्टर। क्या हुआ? कैसे नींद आ रही है तेरे को? है? रात में सोई नहीं क्या? है? जल्दी जग गई? रात में जग रही थी वो दिख रहा है। कल क्या पता क्या हो गया कुछ है ना इसको। रात में क्यों जगते हो तुम? अरे ये भाई बहुत दुखी करते हैं यार।
देखो माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 3 into 3 मैट्रिक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देख लेना। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर नहीं पूछा जाएगा आपसे, कोफैक्टर पूछा जाएगा जनरली। भाई माइनर तो निकल जाएंगे, अपन तो कोफैक्टर निकालेंगे। आप सब अपने पेन को नीचे रख दो, बस बोर्ड पे देखो। C11 प्लस, क्यों लगाया प्लस? C12 माइनस और C13 प्लस। अब देखो C11 मतलब ये, इसकी रो और कॉलम हटा दी, ये दिख रहा है 2 - 3 - 1। C12 ये, इसकी रो और कॉलम हटा दी तो ये 4 दिखेंगे। बोलो 14 - 12, इसकी रो और कॉलम हटाएंगे तो 7 - 4। ये तीनों के कोफैक्टर आ गए। अब देखो C21 माइनस C22 प्लस C23 माइनस। C21 मतलब ये पढ़ने, इसकी रो और कॉलम हटाओगे तो 4 एलिमेंट कौन से दिखेंगे? 4 कहां से दिखा? अच्छा तेने डायरेक्ट कर दिया। 4 - 1 कितना आ गया? 3। क्लियर? C22 मतलब ये, इसकी रो और कॉलम हटाओगे तो ये 4 एलिमेंट दिखेंगे। -6 -4 -10। फिर इसकी बात करें, इसकी रो और कॉलम हटाएंगे तो कौन से 4 एलिमेंट दिखेंगे? क्या आएगा? -3 -8। ठीक है। C31 बोलो प्लस माइनस प्लस। चलो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, इसी तरह C31 क्या आएगा? 5 आएगा। 6 - 1 PU। C32 प्लस आएगा माइनस आएगा आगे? बोल। गलत। -9 -7। ठीक है, तुम बताओ बेटा। C33 प्लस माइनस प्लस। बिल्कुल सही है, -3 -14। तो सबको लिख दो भैया। -1 आ रहा, -2 +3 -3 -10 11 5 16 -17। ये सारे क्या आ गए इसके? कोफैक्टर। एक भी कोफैक्टर गलत हो गया तो पूरे 5 मार्क का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं पहले बता दूं। अभी आगे 5 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है इसको, क्योंकि आपकी आगे इक्वेशन सोल्व करोगे इसकी हेल्प से। यदि ये गलत हो गया एक भी, तो पूरा इक्वेशन की वैल्यू गलत आएगी। आप मैट्रिक्स से इक्वेशन सोल्व करते हैं 3 वेरिएबल, वो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे कोर्स में। ठीक है। हाँ, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करने का तरीका इससे है। चलो लिखो इसको। लीनियर इक्वेशन इससे सोल्व होगी कोफैक्टर निकालने से। हमारा पिछले संडे तो उसका था ना, केमिस्ट्री का। अब अगले संडे मेरा ही रहेगा। जी पहले ये लिखो।
ये जो अंदर लिखे हुए हैं ये सब माइनर है बेटा, अंदर जो लिखे हुए हैं ये सब माइनर है। जैसे ये -1 M11, M12 कितना, M21 कितना है 3, M31 कितना है 5, जो अंदर लिखे हुए हैं ये माइनर है। माइनर मैंने क्या बोला, नहीं पूछा जाता आपसे। अब मैं सबसे एक एक करके दोबारा पूछ रहा हूँ। माधव, C11 -24, नवीन C12 बिल्कुल सही। दीपांक C13 प्लस माइनस प्लस -6 -14 -20। राघव C21 माइनस क्या आएगा? बिल्कुल सही। हाँ बोलो बेटा। C22 प्लस माइनस प्लस 21 थोड़ी आएगा, 28, 37। तो सर C23 प्लस माइनस माइनस। हम्म, बिल्कुल सही। फिर दिग्विजय C31 प्लस 10 प्लस 18। प्रणय C32 प्लस माइनस माइनस 15 -4। अरे हाँ वहाँ नहीं, यहाँ ये हाँ में ही गड़बड़ हो जाएगा। हाँ वहां पर हाँ करने में ही गड़बड़ हो जाएगा। -11। ऋषभ C33 प्लस 6 + 2 8। ठीक है, लिख लो जल्दी। ये सारे कोफैक्टर्स हो गए। इस तरह से कोफैक्टर्स निकालेंगे। प्रणय एक्सरसाइज की 4.1 पूरी हो गई तेरी? बैठ के करोगे जाने से पहले? जाओगे नहीं जिस जिसने होमवर्क नहीं किया है? हाँ, वो हो गई ना 4.1?
की है। अरे आजा आजा, ओए दुखी मत हो। अच्छा नहीं, तुम तो बाहर वाले रूम में बैठो। ये समझ में आ गया? कोफैक्टर निकालना आ गया, इसमें कोई दिक्कत? अब क्या होता है, मेरे को प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 मैं सिर्फ जनरली बता देता हूँ, बाकी लिखवाऊंगा कल। आप क्या है कि प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8, एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, रिकॉर्डिंग कल करेंगे इसकी।